पहला क्वेश्चन आ गया है, पहले हिंदी में देख लीजिए। चलो पहले हिंदी में देख लो, आसान क्वेश्चन है। प्रणाम प्रणाम, गुड आफ्टरनून, प्रणाम भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, पहला सवाल आ गया आपके सामने, पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। भारत या संविधान में भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट वाक्यांश को फेडरेशन ऑफ स्टेट से अधिक क्यों पसंद किया जाता है? क्या बात है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया, फेडरेशन नहीं। हालांकि भारत फेडरल कंट्री है, लेकिन हम फेडरेशन ऑफ स्टेट वाक्यांश का प्रयोग नहीं करते। लो भैया अंग्रेजी भाषा वालों, अब आप देख लो। अनुच्छेद एक अगर मैं देखता हूं तो उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मेरा जो संविधान है, संविधान का जो सबसे पहला अनुच्छेद है, सबसे पहला आर्टिकल है, ठीक है, संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है, नंबर 1 आर्टिकल, उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हालांकि भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत एक संघीय राष्ट्र है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया, उसमें यूज किया गया यूनियन वर्ड। अब सवाल यह उठता है कि यूनियन वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है? तो यूनियन वर्ड का प्रयोग 2 वजह से किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था, इसका प्रयोग 2 वजह से हम करते हैं। पहले, भारत जो है वो राज्यों के मध्य किसी अनुबंध, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जैसे यूएसए। अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए छोटे छोटे राज्यों के बीच में अनुबंध, एग्रीमेंट से बना था। लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करता हूं, भारत की, तो हमारा भारत जो है वो किसी एग्रीमेंट, किसी अनुबंध से नहीं बना है। तो पहली चीज तो ये हो गई, नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। भारत किसी अनुबंध के आधार पर नहीं बना है। दूसरी बात, हमारा यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग हो जाए। सो वी हैव यूज्ड द वर्ड यूनियन बिकॉज इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल। किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तीसरा, भारतीय राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारत में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, भारत में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित नहीं है। यह संसद के ऊपर है। संसद अगर चाहे तो किसी राज्य का स्टेटहुड खत्म भी कर सकती है। हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास जम्मू और कश्मीर का उदाहरण है। जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन आज की डेट में वो संघ शासित प्रदेश बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो भारत में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता जो है वो सुनिश्चित नहीं है। केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित है, लेकिन भारत में जितने राज्य हैं उनकी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित नहीं है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, पहली दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया यूनियन, ये 2 वजह से इस्तेमाल किया गया है। पहला ये कि भारत राज्यों के मध्य किसी अनुबंध, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से अलग हो सके। इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक हो गई बात, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। पहली बात तो यह है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य क्यों होगा? राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का अंग है। बिना राष्ट्रपति के आपकी पार्लियामेंट पूरी नहीं हो सकती। तो जब हम कहते हैं पार्लियामेंट, जब हम कहते हैं संसद, तो इसमें हम लोकसभा को शामिल करते हैं, इसमें हम राज्यसभा को शामिल करते हैं और इसमें हम राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं। तो वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन हाँ पार्लियामेंट उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक हो गई बात, ठीक है, उसके बिना पार्लियामेंट पूरी नहीं हो सकती। चलिए भाई देख लेते हैं। यूजिंग द पावर्स इंश्राइंड इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग? एडमिट न्यू स्टेट्स एज न्यू स्टेट ऑफ न्यू टेरिटरीज, अच्छा ठीक है, स्प्लिट और मर्ज एग्जिस्टिंग, ठीक है, ट्रांसफर, ओके ठीक है। यहां पर पहले मैं एक स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, वो स्टेटमेंट ये है,
बेरूबारी यूनियन केस था, बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बेरूबारी यूनियन केस जो है ये 1960 का है, 1960 का। यहां पर ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और राष्ट्र को सौंप सकती है। सवाल यह था उसके सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, संसद भारत के क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और देश को सौंप सकती है, लेकिन ऐसा संसद केवल संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 368। तो हमारे संविधान में 368 में संविधान के संशोधन का जो तरीका दिया हुआ है, उस तरीके का प्रयोग करते हुए संसद भारत के क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी और देश को सौंप सकती है। यह हो सकता है। अब मैं थर्ड स्टेटमेंट पर आऊंगा। पहले, पड़ोसी देशों को प्रदेशों का स्थानांतरण और विनिमय। एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की, अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जाएगा, क्या वो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा या सिंपल मेजॉरिटी से? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में जो परिवर्तन किया जाएगा वो साधारण बहुमत से किया जाएगा या फिर विशेष बहुमत से किया जाएगा, ये बता दो। साधारण बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से होगा? वो होता है आपका साधारण बहुमत से, और वो 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो सकती है? यहां पर यही पूछा गया, यूजिंग द पावर इंश्राइंड इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी संविधान में परिवर्तन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, वो विशेष बहुमत से नहीं होता। तो क्या साधारण बहुमत का प्रयोग करके आप भारत का कोई हिस्सा किसी और देश को सौंप सकते हो? आप नहीं सौंप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा 368 के तहत। तो ये तो हो गया गलत। मैं सिर्फ इसे ही काट देता हूं। पहले मैंने थर्ड को काटा, और मैंने काटा थर्ड को, और मुझे मिल गया आंसर। मेरा आंसर हो गया बी, एलिमिनेशन के थ्रू। क्लियर हो गई बात? मेरा आंसर हो गया बी। मैंने लगाया था सीधा सीधा सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक, तो याद रखिएगा, बेरूबारी यूनियन केस है, बेरूबारी यूनियन मामला है। बेरूबारी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो भारत का कोई हिस्सा किसी और देश को सौंप सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा 368 के तहत। और अनुच्छेद 2 और 3 संविधान में संशोधन माना नहीं जाता। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों काम जो है वो हो सकते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। लो भैया, 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है। इसमें देखना क्या एलिमिनेशन लग रहा था? क्या जरूरी था आपको सब कुछ पता हो, या यूपीएससी ने ऑप्शंस ऐसे सेट किए कि एलिमिनेशन से आंसर मिल जाए? जरा इस बात पे गौर करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद अयोग्यता की रोकथाम अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कोई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। लो भाई, अंग्रेजी भाषा में भी देख लो। आंसर आ गए? अब देखिए, मेरी एक बात समझिएगा, ये सही बात है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है, बिल्कुल सही बात है। जो कानून होते हैं, कानून, इन कानूनों को हम कोई गहराई में जाकर पढ़ते नहीं है। देखो, एक चीज याद रखना, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, हम बेसिकली भारत का संविधान पढ़ते हैं। हम बेसिकली भारत का जो संविधान है उस संविधान को पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम दुनिया जहान में जितने कानून बनाए गए हैं संसद की तरफ से हम उन सबको पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
भाई इतने सारे कानून बनाए गए हैं, कितने कानून पढ़ोगे और कितने कानूनों की बारीकियों को याद रखोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। यूपीएससी जो है, यूपीएससी भी आपसे ये अपेक्षा नहीं रख रही है। यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर एवरीथिंग इन एवरी लॉ, वो नहीं रख रही। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक करती है। वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अंडरस्टैंडिंग दोनों को चेक करती है। यहां पर जो क्वेश्चन उसने बनाया है, इस क्वेश्चन में वो देखना चाह रही है कि क्या आप में इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप एलिमिनेशन लगा पाएंगे। मैं अगर बात करता हूं लाभ के पद की, अगर मैं बात करता हूं लाभ के पद की, लाभ का पद, देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 102 आर्टिकल नंबर 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 102 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए, कुछ आधार दिए गए हैं, जिन आधारों पर पार्लियामेंट के एक मेंबर को, संसद के एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन आधारों में सबसे पहला आधार यही है, लाभ का पद, लाभ का पद। लेकिन जब भी हम लाभ के पद के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, हम साफ साफ ये बात पढ़ते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड ये यूज तो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 102 में, आर्टिकल 191 में, इन दोनों अनुच्छेदों में लाभ के पद को मेंशन किया गया है, लेकिन कहीं भी परिभाषित नहीं है संविधान में। परिभाषित किसने किया है? परिभाषित किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। प्रद्युत बोर्दोलॉय जजमेंट है 2001 का। इस 2001 के अपने निर्णय में, अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो हां, लाभ का पद संविधान में दिया जरूर गया है, लेकिन परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। मैं उसी स्टेटमेंट को देखूंगा बस। लाभ का पद शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित है। The term office of profit is well defined in the constitution. गलत है ये बात।